हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। y अक्ष पर 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ ध्वनि का स्रोत 4000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। एक श्रोता 660 मीटर कोमा शून्य पर स्थिर अवस्था में ध्वनि को प्राप्त कर रहा है। उस क्षण स्रोत मूल बिंदु पर है। उस क्षण श्रोता प्राप्त ध्वनि की आवृत्ति निकालें। हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे डॉपलर प्रभाव की। डॉपलर प्रभाव की देखिए, डॉपलर प्रभाव क्या बताता है कि अगर स्रोत और श्रोता दोनों अगर सापेक्ष गति कर रहे हैं तो इनकी जो आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति में संबंध बताता है। तो आभासी आवृत्ति जो इनके आगे बढ़ने की वजह से होगी एन डैश, और वास्तविक आवृत्ति जब ये एक जगह पर होंगे तब होगी। वास्तविक आवृत्ति में जो संबंध होता है वो होता है ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष बटे ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष। स्रोत के सापेक्ष। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हल देखते हैं। हल। तो बच्चों, हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है कि जो वास्तविक वास्तविक आवृत्ति है वो हमें दे रखी है 4000 हर्ट्ज। 4000 हर्ट्ज। और ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग हमें दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब जो स्थिति है उसको हम ग्राफ से देखते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ कहीं पे हमारा इस बिंदु पर, जैसे मान लेते हैं ओ बिंदु है, यहाँ पर हमारा स्रोत रखा हुआ है। स्रोत। ठीक है। अब ये हमारा स्रोत है यहाँ पर। ठीक है। एस नाम दे देते हैं, स्रोत है इसलिए एस दे देते हैं, और जहाँ मूल बिंदु होगा वहाँ ओ दे देंगे। ठीक है। और यहाँ पर कोई मूल बिंदु है, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु मतलब इसके जो निर्देशांक होंगे वो 0,0 होगा। ठीक है। अब यहाँ से 660 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर कौन है? हमारा श्रोता है। ये यहाँ पर हमारा क्या है? श्रोता है। ठीक है। अब ये तो विराम अवस्था में है, श्रोता तो क्या है? विराम अवस्था में है। मगर जो हमारा स्रोत है वो 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम, तो इस दूरी की बात करते हैं हम पहले। तो जो ध्वनि जाएगी वो तो इससे जाएगी, इस तरीके से जाएगी ध्वनि तो। ठीक है। तो ध्वनि इस दिशा में जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो इन दोनों के मध्य जो कोण है वो थीटा दे रखा है। ठीक है। थीटा कोण दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। अब अब हम बात करें, ये तो हो गया हमारे स्रोत की चाल, और ये हमारे हो गए ध्वनि का वेग। ठीक है। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है t बराबर 0 पर जो ध्वनि स्रोत है, ध्वनि स्रोत है, ध्वनि स्रोत है, उसकी जो ध्वनि है, ठीक है, उसकी चाल के बारे में कहा हुआ है। चाल के बारे में क्या कहा हुआ है? देखिए बच्चों, चाल के बारे में कहा हुआ है कि मूल बिंदु तक जाने में, मूल बिंदु तक जाने में और श्रोता तक जाने में, श्रोता तक जाने में
दोनों में एक ही समय लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक ही समय लेता है। ठीक है, इससे बहुत हमारा जो महत्वपूर्ण है वो आएगा। जैसे अब अगर हम यहाँ से समय निकालें तो हमें बताया है कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे वेग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस इससे लिख सकता हूँ मैं कि s, जो यहाँ पर क्या है हमारा स्रोत है, जो मूल बिंदु में लगा समय, मूल बिंदु तक जाने में जो लगा समय है वो किसके बराबर होगा? ध्वनि स्रोत का श्रोता तक जाने में लगे समय के, श्रोता तक जाने में लगे समय के बराबर होगा। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लगा समय और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लगा समय दोनों का है बराबर है। तो यहाँ से अब अगर हम समय के यहाँ से अगर हम समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा वेग होता है। अगर इस सूत्र को लगाएं तो मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं y दूरी है। ठीक है, अगर y दूरी है तो y बटा यहाँ पर दूरी कितनी होगी? y। ठीक है, दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y बटे कितनी 22 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस दूरी की अगर मैं बात करूं तो इस दूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 660 का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा 660 का वर्ग और y का वर्ग। तो ये तो हो गई दूरी 660 का वर्ग धन y का वर्ग बटे 330 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ध्वनि यहाँ तो क्या होगी? ध्वनि होगी ना, वो कितनी से चल रही है? 330 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखो 330 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, 330 बटे 22 y बराबर वर्गमूल 660 का वर्ग धन y का वर्ग, और दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, ये 22 से कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो 15 y का वर्ग बराबर किसके हो जाएगा? 660 का वर्ग धन y के वर्ग के। ठीक है, और इसको दे देता हूँ मैं समीकरण प्रथम। ठीक है बच्चों, अब अगली बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि वेग का घटक निकालते हैं हम श्रोता की ओर से। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर ये वेग के घटक की बात करूं मैं श्रोता के ओर से, अगर मैं वेग के घटक की बात करूं, ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये हमारी स्थिति है। ठीक है, ये हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से अगर ये जो स्रोत है, अगर ये है, ये उसकी वेग है, तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा? वी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वेग का घटक, वेग का घटक जो श्रोता की ओर हो, श्रोता की ओर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आ जाएगा? वी एस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं दूरी बटे समय लगाऊं तो दूरी तो कितनी हो जाएगी? ये कितनी दूरी है? y दूरी है। ठीक है, तो y, और अगर समय की बात करूंगा तो जितना समय यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है उतना ही समय यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? 660 का वर्ग धन y का वर्ग बटे 22। मतलब ये क्या निकाला है? ये क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है मैंने दूरी बटे समय लिखा है, नीचे समय लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे? इसको हल करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो अब मैं इसको हल करता हूँ। तो यहाँ से वी एस कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 22 y बटे 660 का वर्ग धन y का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है,
अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने जो निकाला था समीकरण प्रथम से, देखिए समीकरण प्रथम से मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 15y लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 22y बटे 15y बराबर वी एस कॉस थीटा, और y से y यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर वी एस कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, 22/15 आ जाएगा। ठीक है। अब ये एक और हमारी क्या बन गई है, समीकरण बन गई है दूसरी। ठीक है, इसके मान का हम उपयोग में लेंगे। देखिए यही हमें निकालना था। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कि श्रोता और स्रोत के मध्य क्या हो रही है, यहाँ पर सापेक्ष गति हो रही है। तो हम डॉपलर प्रभाव को यहाँ से उपयोग में ले सकते हैं। और डॉपलर प्रभाव क्या कहता है, आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति में क्या करता है, संबंध देता है। तो वास्तविक आवृत्ति बटे आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगी, ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष। ठीक है। और ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष। ठीक है, स्रोत के सापेक्ष। तो थोड़ा सा इसको लगाते हैं। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आवृत्ति, आभासी आवृत्ति को एन डैश से, और ये एन हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष। तो आपको पता है श्रोता हमारा क्या है, विराम अवस्था में। ये क्या है, विराम अवस्था में। इसकी 0 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, मतलब ये किस में है? ये विराम अवस्था में। तो बच्चों अगर ये विराम अवस्था में है, तो ध्वनि का वेग हम v से माने तो v ऋण 0 हो जाएगा। और स्रोत जो है वो अभी वी एस कॉस थीटा से चल रहा है। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये चल रहा है। अब इन सभी मानों को अगर हम यहाँ पर रख देंगे, जैसे एन डैश हमें निकालना है, एन का मान हमें कितना दे रखा है, एन का मान हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 4000, जो कि हमने पहले लिख चुके हैं। ये 330 ऋण 22/15 जो अभी अभी हमने निकाला था समीकरण द्वितीय से। ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा एन डैश बराबर 330 330 ऋण 22/15 गुणा में 4000। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा जो अंतिम उत्तर निकलेगा 4018 हर्ज निकलेगा। और यही हमें क्या करना था, निकालना था। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।